हम्म, कर रहा हूँ, एक मिनट जस्ट। So class, good evening to everyone. Today we have to discuss the notification of SSC MTS. जो एसएससी ने आज नोटिफिकेशन आपके डिक्लेयर करा है 2021 का। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आना था आपका 2 फरवरी को, कुछ डिले हो गया, तो आफ्टर 3 डेज बाद आपका जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज करा है एसएससी ने, आज 5 फरवरी को ये रिलीज हुआ है। तो आज देखेंगे कि एसएससी एमटीएस का जो आपका पेपर है, जैसे एमटीएस स्टैंड्स फॉर मल्टीटास्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल यू, एसएससी स्टैंड्स फॉर मल्टीटास्किंग, मतलब जॉब जो है इसमें आपकी मल्टीटास्किंग से आपसे रिलेटेड होगी। किसी टाइप की जॉब्स आपकी इस तरीके से इसमें हो सकती है आपकी। ठीक है, और बेसिकली ये आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें देखते हैं, जिस तरीके से आपको मेंशन दिखाई दे रहा है कि एसएससी एमटीएस का जो रिलीज डेट है वो आज 5 तारीख है, 5 तारीख को रिलीज हुआ है। ठीक है, उसी को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि इस बेसिकली हमें ये करना है कि डेट कब से स्टार्ट हुई है। ठीक है, कब इसका एंड डेट है, कब तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका एग्जाम्स किस डेट पे होगा, प्री एग्जाम्स किस डेट पे कंडक्ट होगा, देन आपका प्री का रिजल्ट कब डिक्लेयर्ड होगा, देन आपका मेंस अभी डेट डिक्लेयर्ड नहीं करी है, उसके बेसिस पे आज उसको लेके हम यहाँ पे आपके इकट्ठा हुए हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका जिस तरीके से 5 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज कराया है एसएससी ने, ठीक है, और ये अच्छी बात है कि शायद जिस तरीके से अगर एसएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज करा तो इसका मतलब सीईटी इस बार फिर से होने के चांसेस नहीं है। जिस तरीके से कल आईबीपीएस का नोटिफिकेशन आपको बताया था कि सीईटी नहीं लगेगा आईबीपीएस पे, उसी तरीके से हो सकता है एसएससी का भी कैलेंडर आपको दिख जाए। ठीक है, तो हो सकते हैं आप सीईटी से सर बच सकते हैं आपके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट कब है। 5 फरवरी से आज से स्टार्ट है, और लास्ट डेट जो है फिल करने की इसको आपकी 18 मार्च है। ठीक है, 18 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा क्लास, एसएससी के थोड़ा सा लास्ट जो भी एग्जाम्स के आपके फॉर्म फिल कराए गए थे एसएससी सीएचएसएल में या एसएससी सीजीएल हो, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्किंग प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, एज अर्लियर एज पॉसिबल आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। आप लास्ट डेट का इंतजार मत करिए, क्योंकि क्या होता है बार बार एसएससी नोटिफिकेशन डिक्लेयर करता रहता है कि आप जल्दी से जल्दी एग्जाम्स या फॉर्म जो है उसको फिल करिए, क्योंकि एग्जाम फिल करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है सर्वर बिजी हो जाता है, बिजी होने के कारण, इसलिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिएगा आप। ये डेट 18 तारीख का इंतजार मत करिए कि 18 तारीख को फॉर्म भरना है, फिर लास्ट में बहुत परेशानी होती है फीस भरने में, किसी की फीस कट जाती है और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, शो नहीं होता, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। तो प्लीज इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भरिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ओके। देन आपका जो ये मार्च जो एडमिट कार्ड आपका रिलीज होगा, मतलब आपका जिस तरीके से आपको पता चलता है कि आपका एग्जाम्स कहाँ पे कंडक्ट होगा, किस सिटी में होगा और किस डेट पे होगा एग्जाम, क्योंकि ये एग्जाम्स होता है मल्टीपल होता है आपके एग्जाम, एक डेट पे नहीं कंडक्ट होता। ये बेसिकली सीबीटी टेस्ट है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आपके ये अलग अलग डेट पे आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। तो जून में आपको ये चीज रिलीज हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है 1 जुलाई से स्टार्ट है, वो किस डेट पे आपका पढ़ रहा है बेसिकली। तो इसकी डेट जो एसएससी ने डिक्लेयर करी है वो 1 जुलाई, ये 1 जुलाई से आपका टेस्ट स्टार्ट होगा और ये 20 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, बाकी देखेंगे कि आपका जो बाद में कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स फिल कर गए हैं, अकॉर्डिंग टू दैट डेटा जो है वो सेट एसएससी करेगा, फिर उसके बेसिस पे आपकी डेट डिसाइड करी जाएगी। फिर आपका जो रिजल्ट इसमें डिक्लेयर्ड है, मतलब सबसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं होगा, जब भी एसएससी का एग्जाम कंडक्ट होता है सबसे पहले आपकी आंसर की जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ के अंदर या आपके 1 मंथ के अंदर मान के चलिए अप्रॉक्स आपकी आंसर कीज रिलीज होगी। आंसर कीज में जो प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, क्वारीज होती है, तो उसमें 100 रुपीज फिल करके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो अगेंस्ट टू दैट क्वेश्चन।
वो चीज है। फिर रिजल्ट डिक्लेयर मान के चलिए, ये अगस्त लिखा है लेकिन आपका रिजल्ट कम से कम सितंबर के लास्ट तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। और रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अभी कैलेंडर डिक्लेयर नहीं है एसएससी का, जो 2021 का कैलेंडर आएगा तो उसमें डेट मेंशन होगी कि जो एसएससी एमटीएस का जो आपका टीयर 2 होगा या पेपर 2 होगा, दैट इज कॉल्ड मेंस, वो कब होगा ये भी डेट डिक्लेयर नहीं करेंगे, केवल जस्ट बताया कि एग्जाम कब से स्टार्ट होगा और कब ये आपका चलेगा। ठीक है, चलिए आपकी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। देखिए पहले बता दें, ये आपका, आप इसको ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एज अर्लियर एज पॉसिबल आप इसको फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है, अब कुछ पहले पैटर्न डिस्कस करने से पहले कुछ गलतियां जो होती हैं, कभी कभी क्या होता है बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं एसएससी के फॉर्म को, तो उनकी गलतियां हो जाती हैं। और गलतियां होती है जब बेसिकली जब वो शो करता है स्टेटस, तो उनका स्टेटस शो ही नहीं होता। ये बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लास्ट में आगे कि सर मेरा फॉर्म कैंसिल्ड हो गया। फॉर्म इसलिए कैंसिल्ड होता है क्योंकि आप जो होते हैं, जो बेसिकली जो उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जो एसएससी आपकी नोटिफिकेशन में मेंशन करता है, वो आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। व्हेन यू आर नॉट फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन यू आर नॉट फिलिंग द फॉर्म, दैट इज व्हाई योर फॉर्म गेट रिजेक्टेड। तभी आपका जो फॉर्म होता है रिजेक्टेड हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। कुछ बच्चे गलतियां कर रहे हैं, ये मैं बता देता हूं, तो जल्दी से जल्दी एक तो फॉर्म फिल करिएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप फोटो अपलोड करेगा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है फोटो अपलोड करने की। इस बार क्या एसएससी ने कर दिया है, जब भी आप फोटो अपलोड करोगे तो फोटो अपलोड करते समय आप अपनी फोटो भी रखोगे। ठीक है, और रीसेंट फोटो खींचिएगा, रीसेंट फोटो को अपलोड करिएगा, क्योंकि बच्चे गलतियां करते हैं। और उस फोटो में क्या होंगे, लास्ट 3 मंथ्स की, जो आपकी लास्ट 3 मंथ होगी उससे पहले की डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, या तो आप फोटो जहां पे रीसेंट फोटो खिंचाओ, आप इस तरीके से अपनी डेट मेंशन करोगे। यू हैव टू ओनली मेंशन द डेट, यू आर नॉट मेंशन द नेम। अपना नाम नहीं आपको मेंशन करना है, केवल आपको डेट मेंशन करनी है लास्ट 3 मंथ से पहले की। ठीक है, अगर आप डेट मेंशन नहीं करोगे अपलोड करते समय, ठीक है, अगर आपने सिंपल फोटो अपलोड कर दी, देन आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप परेशान होगे कि सर मेरा 1 साल फिर से खराब हो गया, मैं फोटो अपलोड नहीं कर पाया, ऐसी परेशानी आ गई। तो प्लीज इस तरीके की चीज को ध्यान रखिएगा क्लास। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या होती, जो जल्दी प्रीवियस ईयर्स के पेपर में या प्रीवियस टाइम से देखा जा रहा है कि बच्चे कुछ गलतियां करते हैं इसको फॉर्म फिल करते समय। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं आपको, फॉर्म फिल करते समय क्या होता है, जब भी आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करेंगे तो एसएससी एमटीएस के फॉर्म में क्या होती है, हर स्टेट वाइड वैकेंसी आती है। हर स्टेट वाइज क्या होती है, वैकेंसी आती है। राज्यों के अनुसार क्या होती है, वैकेंसी होती है। हर राज्य में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है आपकी वैकेंसीज होती है। जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश का एक कोड होगा, यू कोड मान लिया, आंध्र प्रदेश का ए कोड हो गया, महाराष्ट्र का एम कोड हो गया। मतलब एक कोड होगा, वो आपको नोटिफिकेशन में मेंशन होगा। व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, तो आप एक बात ध्यान रखना, वो सारे कोड को अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। आपको जहां अच्छा लगता है, जहां जाना अच्छा लगता है, उसके हिसाब से करिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप नोटिफिकेशन जब आप क्या जो कोड डालेंगे ना, उसमें कोड इस तरीके से होते हैं आपके, इस तरीके से आपको कोड मिलेगा। तो आप कोड क्या करना है, इस तरीके से सारे कोड डालना है इसके अंदर। इस तरीके से कोड होंगे, जितने आपके स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज, उसके बेसिस से कोड होंगे, क्योंकि हर एक स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की वैकेंसीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो इस कोड को सारे को फिल करिएगा। ऐसा ना हो आप आलस मार जाए, और आलस मारते समय सोचा यार आलस आ रहा है, अब मेरे को अपलोड नहीं करना, मैं 4 फिल कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, बाकी के छोड़ देता हूँ। अगर आलस करोगे फिर बाद में सब सिलेक्शन आपका होगा और आपने वो उस स्टेट की कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं करा होगा, तो आप पछताओगे लास्ट में। ये ध्यान रखना। इसलिए ध्यान रखना, ये सारे जितने भी स्टेट हैं, स्टेट्स प्रेफरेंसेस हैं, प्लीज ऑल द प्रेफरेंसेस, सारे प्रेफरेंसेस को डालिएगा। तो ये जरूर है। पहली चीज मैंने क्या बताई, जब आप फोटो अपलोड करोगे, व्हेन यू अपलोड द फोटो यू हैव टू मेंशन द डेट प्रीवियस 3 मंथ ऑफ लास्ट 3 मंथ से पहले की जो इसमें डेट है वो जरूर मेंशन करिएगा। और जब आप फॉर्म फिल करिएगा तो हर स्टेट का एक कोड होगा, एक प्रेफरेंसेस होगी, वैकेंसीज होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सारे प्रेफरेंसेस को डालिएगा प्लीज, क्योंकि लास्ट में ये दिक्कतें होती हैं बच्चों के साथ। ठीक है, बच्चे 2-3 भर देते हैं, सोचते हैं कि सारे छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब क्या आप छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उन इंडिविजुअल स्टेट्स की कट ऑफ उनसे क्वालिफाई नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाते हैं। तो प्लीज ये गलतियां मत करिएगा, ऐसी गलतियां मत करिएगा प्लीज। सारे प्रेफरेंसेस को भरिएगा। प्रेफरेंसेस ज्यादा जब बढ़ोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, उतने अच्छे होंगे। ठीक है, देखो क्लास, अब बात करी जाए बेसिकली इसमें जो एमटीएस है, एमटीएस के अंदर आपका है, तो एमटीएस के अंदर ठीक है, एमटीएस के अंदर आपको जो दिख रहा है आपके इस तरीके से, एमटीएस के अंदर का जो आपका पेपर है, बेसिकली इस एमटीएस के अंदर आपके सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा। प्रीलिम्स में आपके क्या होंगे, आपके रीजनिंग, इंग्लिश,
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। मतलब ये 4 सेक्शन जिस तरीके से एसएससी सीजीएल में आते हैं, आपके सीएचएसएल में आते हैं, उसी तरीके से सेम सब्जेक्ट्स आपके आएंगे, सिलेबस भी सेम होगा और ईच सेक्शन से आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपके पास 25 क्वेश्चंस होंगे, 100 टोटल क्वेश्चंस का अमाउंट होगा। और ये ध्यान रखिएगा, एक अच्छी बात इसमें ये है इन कंपैरिजन टू सीजीएल और सीएचएसएल, जब आप सीजीएल और सीएचएसएल का फॉर्म फिल करते हो या एग्जाम देते हो, सीबीटी एग्जाम्स, उसके अंदर आपको 1 घंटा दिया जाता है। आपको कितने घंटे दिए जाते हैं? 1 घंटा दिया जाता है, 60 मिनट्स होता है, तो काफी ज्यादा हड़बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे इस एमटीएस के एग्जाम में आपके लिए इनफ टाइम है, मतलब 30 मिनट्स आपको मोर दिया जा रहा है। मींस तो ये एग्जाम होता है वो आपका 90 मिनट्स का होता है। कितने मिनट्स का होता है? 90 मिनट्स का होता है। और एक चीज सबसे पहले बता दूं, जिस तरीके से बैंकिंग का कल मैंने नोटिफिकेशन आपको बताया था कि बैंकिंग के अगर प्रीलिम्स एग्जाम्स देते हो तो उसमें आपको ईच सेक्शन को इंडिविजुअली क्वालिफाई करना पड़ता है। बट इन सीएचएसएल और या कोई भी एसएससी के एग्जाम्स को आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालनी होती है। यू हैव टू क्वालिफाई द ओवरऑल कट ऑफ। तो ओवरऑल कट ऑफ को आपको बेसिस में आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के, जीएस के और मैथ्स के 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे और आपके पास 90 मिनट्स का टाइम होगा। और एक अच्छी बात ये भी है कि इन कंपैरिजन टू सीजीएल और सीएचएसएल, उसमें आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है 0.5 की। वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा एक लगता है कि लोग यार 0.5 कटेंगे, लेकिन वहां पे +2 भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपकी 0.25 की होगी, मतलब 1/4। जिस तरीके से कल मैंने आपको आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अब क्या होता है जब आप इस प्रीलिम्स एग्जाम्स को क्वालिफाई करोगे, क्वालिफाई कैसे होता है? जो आपने स्टेट्स प्रेफरेंस डाली होगी, हर एक स्टेट्स का, हर एक यूनियन यूटीज का क्या होता है, अपना एक इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है। क्या होता है? एक इंडिविजुअल कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल कट ऑफ को एक अगर कोई भी क्वालिफाई करता है तो कोई सी भी आपने प्रेफरेंसेस सारे डाले होंगे तभी कर सकते हो। मान ली प्रेफरेंस ही 4 डाले और उनकी कट ऑफ भी आप क्वालिफाई न कर रहे तो आप प्री से ही बाहर हो जाओगे। इसलिए मैंने बताया कि प्रेफरेंसेस सारे डालिएगा, ठीक है। प्रेफरेंसेस को जरूर सारे डालिएगा, ये इसका फायदा है, ठीक है। तो आपने अगर किसी भी स्टेट की क्वालिफाई कर दी तो आप जाओगे मेंस के पेपर में। तो मेंस में आपको क्या होगा? आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जिस तरीके से सीएचएसएल में भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। सीएचएसएल में क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर जब देते हो तो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम्स और डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम्स काउंट होते हैं, ठीक है, काउंट होते हैं। बट सीजीएल में जिस तरीके से मैथ्स और आपका इंग्लिश का पेपर होता है, मैथ्स और इंग्लिश का पेपर होता है, थोड़ा ये डिफरेंट है। आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस एमटीएस एग्जाम विद सीजीएल एज वेल एज सीएचएसएल, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तो इसमें आपका क्या होता है? मेंस का पेपर होगा। मेंस के पेपर में क्या होता है? आपके दो में से कोई एक चीज लिखनी होती है। जिस तरीके से मेंशन्ड है, या तो आप ऐसे लिखो या तो आप देखो, आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी। यू हैव टू ऑप्ट द लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज ऑप्ट करनी पड़ेगी, वेदर यू हैव टू ऑप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज और अ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश में से आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। और उसी के बेसिस, क्योंकि क्या होता है ये पेपर जो होता है बाइलिंगुअल होता है। जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि 8 शेड्यूल्स के अंदर आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है, 22 आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस होती हैं, तो उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर्स को लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। कोई आप लैंग्वेज ऑप्ट करोगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में जनरली लोग करते हैं, आप ऑप्ट करोगे, उसी में लिखना है, आप ये ध्यान रखिएगा। और आपको ऐसे के 6 टॉपिक्स दिए जाएंगे और ऐसे वो आपके क्या हो सकते हैं? नॉर्मली रिलेटेड हो सकते हैं करंट अफेयर से, जो करंट अफेयर में चल रहा हो। और आपके 6 टॉपिक्स जाएंगे ऐसे के और 6 टॉपिक्स जाएंगे लेटर्स के, मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल। यू हैव टू फॉलो द थिंग्स, मतलब क्या एक पैटर्न होता है कि कहाँ आप एड्रेस लिखते हो, कैसे लिखते हो, ठीक है, वो चीज पैटर्न होती है। आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम वो आप देखना, ठीक है। फिर आप इस तरीके से क्या होगा, आपको एक चीज लिखनी होगी, ये 50 नंबर की वो चीज होगी, वो तो या तो आप ऐसे लिख लो या तो आप लेटर लिख लो, ठीक है। उसमें क्या होंगे? आपके मार्क्स आएंगे। मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने पड़ेंगे? यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपको 20 नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 20 नंबर आपके आने चाहिए। अगर 20 में से भी नंबर नहीं ला पाए तो आप यहीं से बाहर हो जाओगे, चाहे आपने प्रीलिम्स में कितने अच्छे भी मार्क्स लिए हो, चाहे प्रीलिम्स आपने कितने अच्छे मार्क्स लो, या आपका कोई मैटर नहीं रखता। इसलिए 20 नंबर से ज्यादा लगेगा, क्योंकि इसके मार्क्स क्या होंगे आगे नहीं जुड़ते हैं, जस्ट इन द क्वालिफाइंग यूनिट। इसके मार्क्स 100 में नहीं जुड़ेंगे, जो आपकी मेरिट बनेगी वो 100 से ही बनेगी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज गलती है इस तरीके से, एक आजकल सीजन में चल रहा है, व्हेन यू रिटन अ डिस्क्रिप्टिव पेपर यू शुड अवेयर ऑफ यूएफएम। यूएफएम आपको पता होना चाहिए। यूएफएम क्या होता है? अनफेयर मीन्स। यूएफएम आजकल बहुत करंट में चल रहा है, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। यूएफएम क्या होता है? अनफेयर मीन्स। UFM stands for unfair means. It means when you are written when you writing either a letter or a essay, जब आप ऐसे लिखो या निबंध लिखो या पत्र लिखन लिखो, तो उसमें ध्यान रखिएगा एक चीज का, you have to not mention your name,
आप ऐसा ना हो कुछ अपना नेम मेंशन कर दो, अपना एड्रेस मेंशन कर दो, मतलब ये चीज यूएफएम कहलाती है। जब आप लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़ते थे, जब आप लोग बोर्ड का एग्जाम्स देने जाते थे, तो आप लोगों ने ध्यान रखा होगा, आपके टीचर्स बोलते थे कोई ऐसी निशानी मत छोड़ देना उस पेपर के अंदर, क्योंकि निशानी छोड़ दोगे तो आपकी कॉपी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बंद कर दी जाएगी और आपके मार्क्स काउंट होंगे। सेम इसी तरीके से एसएससी के अंदर यूएफएम का कंसेप्ट चल रहा है। अगर यूएफएम पता पकड़ा गया, इस तरीके से आपने कोई चालाकी करी, या आपने यू हैव टू लीव सम साइन while you are reading a essay or a letter, आपने कुछ साइन लिख दिया, लेटर मान ले लिख रहे हो, अपना नाम भी लिख दिया आपने, मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ आदित्य या क्वेश्चन में लिखा है किसी बंदे का नाम और आपने अपना नाम लिख दिया, तो आपका वहीं पे कॉपी काट दी जाएगी। प्लीज अवेयर ऑफ इट, इससे अवेयर रहेगा। आप एक्स वाई जेड लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू वाई जेड ए बी सी, कुछ भी लिख दीजिए, बट यू आर नॉट मेंशन योर नेम और योर एड्रेस, मतलब ऐसी कोई निशानी मत छोड़ दीजिएगा। अगर निशानी छोड़ेंगे तो आप यूएफएम के शिकारी होंगे और शिकार पकड़े जाएंगे तो फिर आप परेशान होंगे, जितने भी अच्छे प्रीलिम्स से मार्क्स लाएंगे और वो आपका कोई भी मैटर नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसका मतलब अगर आपके मेंस में क्वेश्चन में आपके मार्क्स नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको टोटली फोकस किस पे करना होगा, यू हैव टू टोटली फोकस ऑन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जितने अच्छे कट ऑफ, जितने अच्छे नंबर ला सकते हो 100 में से, बाकी नॉर्मलाइजेशन तो देखो होगा ही होगा। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट एसएससी के अंदर बहुत तेजी से चलता है। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, द शिफ्ट विच इज टफ इन नेचर। अगर ऐसी शिफ्ट जो टफ होती है काफी ज्यादा और उसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो होते हैं पर्सन्स के या कैंडिडेट्स के क्या होते हैं, बेसिकली कम होते हैं, तो कैंडिडेट अगर कितनी अच्छी एक्यूरेसी है, जितनी ज्यादा एक्यूरेसी टफ पेपर में एक कैंडिडेट की अच्छी होगी, उतने ज्यादा उसके आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स बढ़ने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, जब आप यू हैव टू अपलोड द फोटो, एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग द फोटो यू हैव टू मेंशन द डेट ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ। पिछले 3 महीने की डेट आपको मेंशन वहां पे जरूर करनी है। रीसेंट आपको फोटोग्राफ्स पब्लिश करनी है आपको जो फॉर्म फिल करते समय, ठीक है। और अगली चीज आपको क्या है, आपको प्रेफरेंसेस सारे डालने हैं, यू हैव टू फिल द ऑल द प्रेफरेंसेस, ठीक है, प्रेफरेंसेस सारे डालने हैं। उसके बाद आपको यूएफएम का ध्यान रखना है। यूएफएम स्टैंड्स फॉर अनफेयर मींस। जब आप मेंस का पेपर दो तो आप कोई भी ऐसी निशानी मत छोड़ दो उसके ऊपर, क्योंकि आप इस तरीके की कोई भी निशानी उस पर छोड़ दोगे तो आप एग्जामिनर जो होगा, जो कॉपी चेक कर लोगे इनविजिल आपका, वो पकड़ लेगा इस चीज को, और इस चीज को पकड़ लेगा तो फिर आप तुरंत आपकी कॉपी कर देगी वहां पे बंद, और आपको कोई, जब आप मार्क्स देखोगे अपने मेंस के पेपर के, तो आपको 0 बटा सन्नाटा मिलेगा। तो प्लीज ये गलतियां मत करना, ठीक है। और प्रेफरेंसेस सारे डालिएगा। तो ये है बेसिकली इस नोटिफिकेशन जो हमने एसएससी एमटीएस का देखा। अब थोड़ा बहुत बता देते हैं। बेसिकली ये सीबीटी एग्जाम होता है आपके, और जो बेसिकली एग्जाम होता है, जो आपकी पोस्ट होती है, कुछ बच्चों के दिमाग में बहुत डाउट होता है कि सर जो ये एमटीएस की पोस्ट होती है, क्या ये ग्रुप डी की पोस्ट होती है क्या? नहीं, देखो, ग्रुप डी की पोस्ट नहीं होती है। कुछ पोस्ट ऐसी होती है, वो डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। जितना अच्छा मार्क्स आप लेके जाओगे, उतनी अच्छी आपकी पोस्ट मिलने के चांसेस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। आप इतना मत सोचो कि पोस्ट कैसी होती कैसे नहीं होती। आप एग्जाम पे फोकस करो। आप एक बार गवर्नमेंट नौकरी में चले जाओगे, आप इसको पकड़ लोगे तो आपको 3-4 साल बाद प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन होने के बाद क्लर्क बन जाओगे, तो आप इतनी क्या टेंशन ले रहे हो? आप एक एसएससी मेंबर तो बन गया ना, आप एक नाम का तो हो गया कि आप टू डूइंग अ जॉब इन अ गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हो, प्लीज तो ये सब चीजों से प्रोफाइल के बेसिस पे मत जाइएगा, ठीक है। जिस तरीके से लोग कहते हैं, असल में प्रोफाइल में आपको बता दूं, प्रोफाइल आपको बेसिकली मिलती है कि आप जिस तरीके से आपका ग्रेजुएशन, जिस तरीके का आपकी जो प्रोफाइल होती है, उसके बेसिस पे आपको क्या होता है, बेसिकली आपको काम दिया जाता है। बेसिकली फाइल कैरिंग का काम दिया जा सकता है, हो सकता है आपको टाइपिंग का काम दिया जा सकते हैं, हो सकता है आपको प्रिंट आउट करने का काम भी दिया जा सके। ये सब चीजें हो सकती है। हो सकता है आपको मीटिंग अरेंजमेंट में जो आपके फाइल्स होते हैं उसको कैसे अरेंज करना है, पेपर्स को कैसे अरेंज करना है, ये तरीके के आपके प्रोफाइल इस तरह भी होती है। और काफी अच्छे पर्क्स वगैरह हैं इसमें। अगर आप जॉब करोगे तो अच्छे पर्क्स हैं, 7th पे कमीशन लगता है, और इवन इसमें फैसिलिटीज भी काफी अच्छी हैं। आपकी फैसिलिटीज आपकी अच्छी होती हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है, कोई भी जॉब आज के टाइम में छोटी नहीं है। सब जॉब क्या है, बराबर है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, उसमें कोई भी जॉब आपको मिल जाए वो अच्छी बात है। तो ये नोटिफिकेशन था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में डिस्कस करा हमने पैटर्न क्या होता है, प्री कैसे होता है, प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है, ठीक है। तो इसका मतलब एसएससी में आपके बहुत सारे एग्जाम हो गए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, सीएचएसएल फिल करा। मतलब बैंकिंग में भी टाइम नहीं है आपके पास और एसएससी में भी टाइम नहीं है पूरा। आपने सीएचएसएल फिल करा सबसे पहले, फिर सीएचएसएल के बाद आपने क्या पढ़ा, सीजल फिल करा। सीजल को फिल करने के बाद अगला क्या आया, एसएससी एमटीएस आया। फिर इसके बाद आपने 2020 का आपका स्टेनो का ग्राफ भी भर रखा होगा, और होने वाले टाइम पे अभी शायद सीएपीएफ का भी आने वाला है, एसएससी सीपीओ का भी नोटिफिकेशन आपका
कमांडेंट असिस्टेंट कमांडेंट का जो पेपर होता है वो भी आपका नोटिफिकेशन आने वाला होगा। तो इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है, तो आप लोग हार्ड वर्क करिए, स्टडी रेगुलरिटी करिए, ठीक है, फोकस करिए, ठीक है, जो जो टीचर्स आपको टीच कर रहे हैं, और रेगुलर बेसिकली एसएससी के अंदर एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज को जरूर फॉलो करिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो करोगे आप डेली डेली जीएस के पोर्शन में करंट अफेयर्स को जरूर फोकस करिए। करंट अफेयर्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में। मैथमेटिक्स की अगर बात करिए तो मैथमेटिक्स में आप एडवांस पे मैथमेटिक्स पे फोकस करिए, ठीक है। अर्थमेटिक पे भी थोड़ा बहुत फोकस करिए। इंग्लिश में अगर बात करी जाए, इंग्लिश में वोकैब सेक्शन पे फोकस करिए। इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, मिसस्पेल्ड्स आते हैं, ठीक है, बेसिकली इन सब पे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग बेसिकली आजकल लोग कहते हैं कि रीजनिंग बहुत आसान आती है, लेकिन आपको एक चीज अंदर की बता दो, रीजनिंग का जो है बेसिकली वो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव आ रही है। जितनी मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम आते हैं, स्लॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस आपके जो होते हैं रीजनिंग के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो ये इस तरीके से पैटर्न है जो आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपका आता है। मैथमेटिक्स की अगर बात करी जाए तो प्रॉफिट लॉस से काफी ज्यादा फोकस करता है एग्जामिनर, 2 से 3 क्वेश्चन देता है, आपके 4 क्वेश्चन डीआई से क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो बस एक इन सब चीजों पे आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, ठीक है। हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आप जरूरी है, ठीक है। हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, ये आप जानते ही होंगे, तो जरूर ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए। और जो मैंने बात बताई है, आप अपलोड करते समय, फोटो को अपलोड करते समय यू हैव टू डेट को जरूर मेंशन करिएगा, प्रीवियस 3 मंथ्स की पहले की, प्रेफरेंसेस सारे फिल करिएगा। और एक चीज आप लोगों से और बोल रहा हूं, प्लीज फॉर्म को आप खुद ही फिल करिएगा अपने हाथों से। कहीं भी आप किसी दूसरे बंदे को साइबर कैफे वगैरह में प्लीज जाके फॉर्म फिल करिए, तो आप खुद ही फिल करिए। अगर आपके पास कंप्यूटर वगैरह नहीं है, आप साइबर कैफे वाले से फॉर्म को फिल मत कराइए, क्योंकि अगर साइबर कैफे वालों ने अगर आपकी गलत डेट डाल दी या आपके नाम की स्पेलिंग गलत डाल दी, तो बाद में आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियों को फेस करना पड़ेगा। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, इन सब चीजों को जो मैंने बताई है। क्योंकि नोटिफिकेशन बनाने का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं। बेसिकली आपको नोटिफिकेशन बनाने का मतलब ये है कि जो आप गलतियां करते हो फॉर्म फिल करते समय और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो और आपके जो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आपको प्रॉब्लम्स ना हो। तो प्लीज अवेयर ऑफ इट, आप फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिए, ठीक है। और चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आगे और नोटिफिकेशंस जो आएंगे वो आपको मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और बने रहिए और मेहनत करिए। चलिए फिर बाय क्लास, ओके, हैव अ नाइस डे। You are now muted.